हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिविल प्रेप मंच चैनल पर। ये हमारा क्लास नंबर 4 है जो हम अप्रैल तक के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा कुछ अराउंड 10 क्लासेस आएंगी, जिसमें हम अप्रैल 2025 से पहले तक के सारे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास का फ़ायदा उठाना है और आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स यूपीपीएससी और यूपीएससी, एपीएफसी, आईबीएससीआईओ, तो आप इसमें इंट्रोडक्टरी क्लास देखिए, उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखिए, क्योंकि हमारा जो क्रोनोलॉजिकली हमने इन आर्टिकल्स को अरेंज किया हुआ है। और ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने बीएससी ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है, मास्टर्स मैंने आईआईटी दिल्ली से किया है, और इस फील्ड में मेरा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और कुछ एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई भी किए हैं। ये हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हमने अपनी कंटेंट का डिमार्केशन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। डिफेंस है, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी है, मिसलेनियस में बुक्स, विजिट्स, नोबेल प्राइज, ये सब आ जाएंगी, और यूपी स्पेशल हम 1 लाइनर लास्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज का पहला आर्टिकल दोस्तों, न्यू टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 58 है। बहुत ज़्यादा हैं तो सारे तो आप लोग याद नहीं रख सकते हो, तो जो लेटेस्ट होते हैं उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। लोकेशन इसका शिवपुरी एमपी में है। तो बेसिकली इसमें यही इंपॉर्टेंट काम किया है कि एमपी का जो 9 टाइगर रिजर्व है उसकी लोकेशन क्या है, शिवपुरी में बना है। ठीक है दोस्तों, और 5 टाइगर्स इंक्लूडिंग 2 कब्स इसमें पॉपुलेशन है। और अप्रूवल एनटीसीए का होता है, दिसंबर 2024 में इसको मिल गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, कई बार तो मन में आता है कि ये जैसे एनटीसीए का भी डिस्कशन करें कि क्या होता है इसके बारे में, लेकिन उससे बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी, क्योंकि स्टैटिक्स का पार्ट होता है, तो आप इसको थोड़ा स्टैटिक में देख लीजिएगा। और ये रातापानी टाइगर रिजर्व ये एमपी का 8th था, 2023 में इसको अप्रूवल मिला था, और इंडिया का 57 था। अदर टाइगर रिजर्व जो कुछ न्यूज़ में थे, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का बना है, इंडिया का 56 था। रामगढ़ इंडिया का 52nd था। और एमपी के जो टाइगर रिजर्व हैं, एमपी में 9 टाइगर रिजर्व हैं, तो उसमें से आप देख लीजिए, सतपुरा एक हो गया, फिर पंच दूसरा, बांधवगढ़ 3, कान्हा 4, संजय डुबरी 5, पाना 6, राणा दुर्गावती 7 और रातापानी 8, माधवगढ़ 9। ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा कि ये नया है माधव टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 9th है, और ये इनका लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व लाल वाले होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक जो अभी बना है माधवगढ़, ये नेशनल पार्क है, तो इसी को अपग्रेड करके या इसको साइमल्टेनियसली टाइगर रिजर्व बनाया है। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बना है रेवा एमपी में। ये भी एमपी में, वो भी एमपी में था, तो याद रखिएगा कि टाइगर रिजर्व जो 9th बना है एमपी में, बांधवगढ़ में, और गोविंदगढ़ टाइगर, तो ये देखिए माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में, और उसके बाद आपका ये गोविंदगढ़ रेवा एमपी में इंडिया का फर्स्ट वाइट टाइगर सेंटर बना है, ब्रीडिंग सेंटर। ये वाइट टाइगर है, मध्य प्रदेश टू गेट इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव्ड। ठीक है, वाइल्ड टाइगर ब्रीडिंग सेंटर एट द मध्य प्रदेश रेवा। ठीक है दोस्तों, इतना बस, इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि निक नेम है लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, 10 किलोमीटर फ्रॉम मुकुंदरा वाइट टाइगर सफारी, हिस्टोरिकल नोट, वाइल्ड टाइगर मोहन डिस्कवर्ड इन 1951 बाय द महाराजा मार्तंड सिंह। बस इतना इसमें थोड़ा, और अप्रूवल है सेंट्रल जू अथॉरिटी का। नेक्स्ट आर्टिकल है रायसेना डायलॉग 2025 एडिशन, इसका ये 10th था, इनाग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। इसका जो थीम है काल चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। ओरिजिन क्या है, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आफ्टर रायसेना हिल्स के नाम पे इसको स्टार्ट किया है। ये इंडिया की डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है दोस्तों, पीपल, पीस एंड प्लेनेट इसका थीम रहेगा, और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। इतना याद रखिए। और
इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि क्रिस्टोफर लुक्सन न्यूजीलैंड के पीएम इसमें आए हैं। ये है नीति आयोग का रिपोर्ट है स्टेट्स हायर एजुकेशन। रिपोर्ट टाइटल है क्वालिटी हायर एजुकेशन एक्सपेंशन थ्रू स्टेट एंड एसपीयूज। ठीक है दोस्तों, इतना इसमें याद रखेंगे अपन लोग कि ये किसने इसको, क्या इसका टाइटल है। डॉक्टर सुमन के बेरी वाइस चेयर है नीति आयोग के, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और विकसित भारत 2047 जो अमृतकाल है उसके साथ ये अलाइन करता है। रोल ऑफ एसयू का क्या है कि ये 80% ऑफ इंडियाज़ हायर एजुकेशन को स्टेट फंडिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ एसपीयू। ठीक है, तो 80% ऑफ इंडियाज़ हायर एजुकेशन इनमें होती है और 7 करोड़ एनरोलमेंट 2035 तक हो जाएंगे। ग्लोबल फंडिंग है इंक्रीज जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू 6% ऑफ जीडीपी, करंट 0.62% ही चल रही है। ये फाइनेंस एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट में भी था और जहाँ भी कहीं रिकमेंडेशन आती है कि अपनी एजुकेशन में स्पेंडिंग को 6% ऑफ जीडीपी करना है, जो कि करंट 0.62% बहुत ही कम है। और जो स्टेट है जो हायर एजुकेशन के लिए हायर स्टेट एजुकेशन स्पेंड जो करते हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसमें जम्मू कश्मीर टॉप पे है, मणिपुर 7% के साथ दूसरे पे है, मेघालय तीसरे पे है और लोवेस्ट में दिल्ली है जीडीपी के। लेकिन दिल्ली में फिर भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी जीडीपी ही ज़्यादा है, तो दिल्ली का फिर भी लोवेस्ट है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि दिल्ली इतना एजुकेशन की बात करते हैं केजरीवाल जी, फिर भी सबसे कम है, तो मतलब बहुत आयरनी है। तो इस तरीके से थोड़ा याद रह जाए तो दिल्ली में सबसे कम है 1.67% और सबसे ज़्यादा है अपने जम्मू कश्मीर में, जहाँ हम बोलते हैं कि एजुकेशन है ही नहीं, वहाँ सबसे ज़्यादा देते हैं कि लोग पत्थरबाजी करते हैं, ये करते हैं। तो उससे याद रख सकते हो कि दोनों थोड़ा सा उल्टे हैं। और उसके बाद आप ये जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं एसपीयू, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 80% स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती हैं। तो और इतनी अच्छी कंडीशन इन्होंने नहीं बताई है, ये इस तरफ देख लीजिएगा, ये आर्टिकल है। 1168 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 495 टोटल स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 43,467 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, 3.25 करोड़ टोटल स्टूडेंट्स इन एसपीयूज हैं जो कि 80% है और 28.4% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है कि मतलब अगर 100 लोग हैं तो स्टेट हायर एजुकेशन तक सिर्फ 28 लोग ही पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसमें थोड़ा थोड़ा याद रखने की चीज़ें हैं। यह की रिकमेंडेशन क्या थी कि भाई इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन 6% ऑफ जीडीपी, एक्सपेंड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन टू प्रोवाइड एसपीयूज एक्सेस टू, ये हो चुका है, हमने इसको देख भी लिया है कि 6,000 करोड़ पिछले किसी क्लास में देखा है, इस रिकमेंडेशन को मान लिया है और 6,000 करोड़ तक का इस स्कीम के लिए पैसा जारी भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये तो सब नॉर्मल होता है कि भाई स्ट्रेंथन करना है, स्किल्स बढ़ाना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा देखने की रहती है कि द स्टूडेंट टीचर रेशो इन एसपीयू इज़ 30:1 फार फ्रॉम द रिकमेंडेड 15:1। ये हम पीछे चल रहे हैं हम कि जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें जो कितने स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, 30 स्टूडेंट पर एक टीचर है अपने यहाँ पे, होना चाहिए 15 पे एक, जो रिकमेंडेड है। ठीक है दोस्तों, और आप देख लीजिएगा इसमें थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ठीक रहेगा। और 60% ऑफ एसपीयूज डू नॉट हैव सफिशिएंट हॉस्टल एंड अकोमोडेशन फैसिलिटी, ये याद रख लीजिएगा। और फंडिंग डिलेज क्रिएट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट, ये याद रख लीजिएगा। लो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, जो एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होना चाहिए वो बहुत कम है। 25% ऑफ एसपीयूज हैव एक्टिव पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेज। ठीक है दोस्तों, अब लगता है इस आर्टिकल का कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो गया है। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पद्मा अवार्ड्स पे। पद्मा अवार्ड्स में जनवरी 2025 को ये अनाउंस हुए हैं, जिसमें 149 टोटल अवार्ड हैं और इसमें पद्मा विभूषण 7 है, भूषण 19 है और पद्मश्री 113 है। तो सारे तो इसमें आप याद नहीं कर पाओगे, बस आप इसमें इतना याद कर सकते हो कि भाई पद्म विभूषण वाले सारे याद कर लो और भूषण में जो मेन है और इनमें भी जो मेन है, बाकी इनको सारों को याद कर सको तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कुछ फॉरेनर्स को भी ये मिला है इस साल,
तो उन फॉरनर्स को याद कर सकते हो और पद्म विभूषण को याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पद्म विभूषण में 7 लोग हैं और स्टेट्स क्या है कि एक ड्यूअल अवार्ड है, 23 वुमेन को भी मिला है और 10 फॉरेन NRI और PIO को भी मिला है। NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन, PIO पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, ऐसे करके याद रख लो। और 13 लोगों को पोस्टुमस भी मिला है मरणोपरांत। ठीक है दोस्तों, पद्मा विभूषण में 7 लोग कौन कौन है? शारदा सिन्हा आर्ट, MT वसुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, JS खेयर, ये अपने जज थे, DN रेड्डी, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, LN सुब्रमण्यम। इन 7 लोगों को तो आप याद रख सकते हो। शारदा सिन्हा, MT वसुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, JS खेयर, DN रेड्डी, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, LN सुब्रमण्यम। और ये पद्म भूषण में जो मेन है वो याद रख सकते हो। सुशील मोदी जो BJP के लीडर थे बिहार से, जिनकी डेथ हो गई पिछले साल। मनोहर जोशी, ये भी उन्हीं के लीडर थे। विवेक देबरॉय, पंकज उदास सिंगर हैं, और PR श्रीजेश अपने हॉकी के जो गोलची हैं, जिसको वॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वॉल ऑफ इंडिया क्रिकेट में किसको बोलते थे अपन? राहुल द्रविड़ को। और ये यहाँ पे दीवार की तरह चिपक जाते हैं गोल से और गोल को होने नहीं देते हैं विदेशी टीम के। और विनोद धाम USA में साइंस, इतना याद रख सकते हो दोस्तों। और पद्मश्री में 6 लोगों को पोस्टुमसली मिला है। नोटेबल है R अश्विन, अपने ये तो क्रिकेटर हैं जो भी रिटायर किए हैं। IM विजया फुटबॉल है। बठुल बेगम, अरुंधति भट्टाचार्य, डॉक्टर नीरज भल्ला गायनोकोलॉजिस्ट, जगदीश जोशीला लिटरेचर, नरेंद्र गुरु फोक, अरिजीत सिंह, जसविंदर नरूला, ये पद्मश्री मिला है। फॉरनर कौन कौन से हैं? अरविंद शर्मा कनाडा, चेतन ही चिटनिस फ्रांस, अजय भट्ट USA। अजय भट्ट को तो आप जानते हैं ना, इंडियन ओरिजिन का, जिनको वर्ल्ड बैंक का भी कुछ बनाया गया था, और ये USA के सिटीजन है। जोनास मसेटी ब्राज़ील, शिखा शेख कुवैत। ठीक है दोस्तों, और टफ है याद रखना, फिर भी आपको रखना पड़ेंगे एटलीस्ट ये तो याद रखिएगा जो 7 पद्म विभूषण है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल माइलस्टोन में हमने क्या क्या अचीव किया है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड वाइड क्या इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं। तियानसेन सेंगली टनल, ये वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। बस इतना ही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या नाम है उसका? तियानसेन सेंगली टनल चाइना की है। ठीक है दोस्तों, लेंथ इसका 22.13 किलोमीटर, रफली 22 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। उरुमी नॉर्थ जिंजियांग को यूली कंट्री साउथ जिंजियांग से ये जोड़ती है, और ट्रैवल टाइम को 3 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देती है मात्र। और टनल बोरिंग मशीन टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है बाय चाइना इन रोड टनल प्रोजेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, और ये श्रीजनम, ये भी एक यूज में था। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल ट्रीटमेंट रिग बनाया है, लॉन्च्ड ऑन फरवरी 2025 बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये जितेंद्र सिंह जी हैं, अपने एम्स न्यू दिल्ली में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। श्रीजनम नाम से है। सिंपल आर्टिकल पूछा जा सकता है कि श्रीजनम क्या है? श्रीजनम क्या है? फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल ट्रीटमेंट रिग, कहाँ पे? AIIMS एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, इतना याद रखना बस, ज़्यादा कुछ नहीं। OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में बना है। ठीक है, किसने इनोग्रेट किया? ओम बिरला और यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद IIT मद्रास। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना याद रखेंगे अपन। और 410 मीटर का इसका पहले लेंथ था, जब ये एशियाज लॉन्गेस्ट था। 40 मीटर हमने इसका और लेंथ बढ़ा दिया है, अब ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हो गया है 440 मीटर के साथ। 40 मीटर बढ़ाया तो 450 मीटर के साथ, सॉरी 410 पहले था, 40 मीटर और इसका बढ़ा दिया 450 मीटर के साथ। अब ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब हो गया है। IIT मद्रास के इसने डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद IIT मद्रास।
ठीक है दोस्तों। और पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट का ही एडवांस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। याद रखिए, इसकी ट्यूब लिखी हुई है, ये देख सकते हो पिक्चर्स में भी। ठीक है दोस्तों। और इस पिछले आर्टिकल में को ये पूछे कि सृजनम को किसने बनाया है, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। डेवलप्ड बाय CSIR-NIIST निस्ट थिरुवनंतपुरम। 10 kg पर डे इसकी कैपेसिटी है ट्रीटमेंट की, बढ़ाकर बाद में इंक्रीज की जा सकती है, ये भी इसमें लिखा हुआ था आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों। CSIR-NIIST निस्ट तिरुवनंतपुरम, इतना इसमें आप याद रख सकते हो। ये हो गया ओपी जिंदल। उसके बाद बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल आसाम में है। हार्वेस्ट फेस्टिवल डेडिकेटेड टू अग्निदेव। ये तीन इसमें बिहू, तीन फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल 3 होते हैं आसाम में। पहला होता है रोंगाली बिहू, या इसको बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा माघ बिहू, और तीसरा कटी या कोंगाली। कटी, यहाँ दोबारा से इसको साफ में लिख देते हैं। पहला होता है रोंगाली, फिर होता है माघ, और तीसरा होता है कटी या कोंगाली। ये अक्टूबर में, ऐसे हर हार्वेस्ट सीजन के बाद बनता है। ये बनता है अपना अप्रैल के आसपास, और ये बनता है अपना माघ जनवरी के आसपास। ऐसे है अप्रैल जनवरी अक्टूबर, मतलब तीनों सीजन के बाद बनता है। और रंगाली बिहू को अपन बोहाग बिहू भी कहते हैं, बोहाग बिहू। ठीक है दोस्तों, इतना इसमें इतना याद रख सकते हो। और बाकी थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें फैक्चुअल रहेगा। बस इतना याद रखना है कि तीनों फेस्टिवल असम के हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अदर फेस्टिवल है बैसागु, बैखो एंड मजूली। कैपिटल दिसपुर है। गवर्नर इसके लक्ष्मण आचार्य हैं। CM हेमंत बिस्व शर्मा हैं। की नेशनल पार्क है काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, औरांग, रायमोना, नामेरी मानस। आप इनको याद रख सकते हो कि ये इनके नेशनल पार्क हैं। अब थोड़ा इसमें आसाम के बारे में ही डिस्कस कर दिया है। काजीरंगा क्या है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई सेंटर है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें आप याद रख सकते हो कि काजीरंगा क्या है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई सेंटर है। और मोई डैम 43rd इंडियन हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की होती है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 43rd थी। अब तो 44th इसमें ऐड हो गई है। मराठा के जो हमने डिस्कस भी कर चुके हैं 12 फोर्ट्स, ये 44th इसमें ऐड हो चुका है। 33rd तक ये थे मोइडाम, होम डायनेस्टी के थे ये। ठीक है, बरियल्स थे मोइडाम्स। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। और ये साइंस फेस्टिवल हुआ था, गुवाहाटी में हेल्ड हुआ था। ठीक है, IIT गुवाहाटी गौ कंजर्वेशन स्कीम भी लॉन्च की गई है। इसमें इतना याद रख सकते हो। ठीक है, ये 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था। ठीक है दोस्तों, इतना इसमें याद रख सकते हो। IIT गुवाहाटी ने इसको कंडक्ट कराया था। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल में हम चलते हैं। फॉरेस्ट कन्वर्जन लॉ अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 0.79% से 1971 में, और 30% 2011 में। तो इन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आए हैं अरुणाचल प्रदेश वाले। इतना लिखना याद कि री इनेक्टेड आफ्टर 46 ईयर्स, रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1978। पनिशमेंट 2 साल की है, 10,000 का फाइन है। आर्टिकल 25 से 26 ये रिलीजियस फ्रीडम को कवर करते हैं, जिसके इस अगेंस्ट इस कन्वर्जन लॉ के बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में कि ये उनका राइट टू फ्रीडम इन आर्टिकल को छीना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना इसमें याद रख सकते हो कि एनफोर्स्ड कन्वर्जन लॉ कौन से स्टेट में आया, अरुणाचल प्रदेश। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। महाकुंभ मेला इंश्योरेंस, ये फ़ोनपे प्लस ICICI लोम्बार्ड ने मिलकर किया था। मिनिमम इसमें 59 रुपये प्लान रहेगा, 59 रुपये पर पर्सन का बस और ट्रेन के लिए। और गोल्ड प्लान में, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान में 99 ये फ़्लाइट का रहेगा। ठीक है, एज रहेगा 1 साल से 70 साल का रेंज रहेगा। और बाथिंग डेज जनवरी
14 से लेके फरवरी 9 तक ये मौनी अमावस्या तक इसका रहेगा। स्टैम्पेड इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हो चुकी है। फ़ोन पे हेडक्वार्टर बेंगलोर में, इतना याद रख सकते हैं। एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में और ICICI लोम्बार्ड एस्टेब्लिश इन 2001। इतना याद रखना है। महाकुंभ मेला इंश्योरेंस सिंपल पूछा जाएगा यूपी विशेष के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि महाकुंभ मेला इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? फ़ोनपे एंड ICICI। ठीक है दोस्तों, इतना याद रख सकते हैं। यह है प्रवासी भारतीय दिवस। उड़ीसा भुवनेश्वर में फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री ने इनका इनॉग्रेशन किया था और ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी के दिन ही वापस आए थे। तो ये उसी सेंस में इसको आप याद रख सकते हो। ठीक, और इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने की है नहीं दोस्तों। और LM सिंघवी जी ने, LM सिंघवी थे, उसकी रिकमेंडेशन भी पढ़ी होंगे आपने सेंट्रल स्टेट्स के लिए। तो LM सिंघवी जी ने इसको रिकमेंड किया था। हाँ, ये लिखा भी हुआ है इधर, LM सिंघवी जी ने इसको रिकमेंड किया था। 2003 ऑन जनवरी स्टार्ट हुआ था। चीफ गेस्ट अब की बार के हैं क्रिस्टिन खांगलो, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस के लिए अब की बार के चीफ गेस्ट कौन है? क्रिस्टिन खांगलू, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। थीम क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज डायस्पोरा एंड डेवलप्ड इंडिया। यूथ PBD चीफ पब्लिक प्रवासी भारतीय दिवस चीफ गेस्ट देव प्रगत, CEO ऑफ न्यूज़वीक मैगजीन USA। ठीक है, तो एक तो क्रिस्टिन कंगलू प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो इसमें चीफ गेस्ट हैं, और एक यंग चीफ गेस्ट भी बुलाए गए हैं। यंग चीफ गेस्ट यूथ प्रवासी भारतीय दिवस चीफ गेस्ट हैं, वो हैं देव प्रगत CEO हैं न्यूज़वीक मैगजीन के। ठीक है दोस्तों, इससे याद रख सकते हो। 9 जनवरी को LM सिंघवी की रिकमेंडेशन के बाद स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी जी 9 जनवरी के दिन ही साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, उसके बाद एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें भाई ये मूवीज़ के रिगार्डिंग मिलते हैं और इसका 82nd एडिशन हुआ था। वेन्यू इसका है ब्रेवली हिल्स कैलिफोर्निया। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, बाकी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप इतना याद भी नहीं रख पाओगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? ये मूवी है एमिलिया पेरेज, जो 4 इसमें उन्होंने अवार्ड मिले हैं। ये हाईएस्ट अवार्ड है एक मूवी एमिलिया पेरेज, ये उन्हीं की कास्ट है, ये उस टीम से ये लोग हैं। ये सेलेना गोमेज आप जानते भी होंगे। ठीक है, और जो बेस्ट मूवी रही है वो है ब्रूटेलिस्ट। और बेस्ट एक्टर 2 तरीके के इसमें अवार्ड हैं अलग अलग, एक तो ड्रामा का, मोशन पिक्चर ड्रामा, और एक है दूसरी कैटेगरी है इसमें कॉमेडी, म्यूजिकल एंड कॉमेडी में। तो जो ब्रूटलिस्ट मूवी है उसको ड्रामा में मिला है। एक्टर उसके एड्रियन ब्रोडी, एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस फॉर आई एम स्टिल हेयर मूवी के लिए, और डायरेक्टर हैं ब्रैंडी कॉर्पेट, एड्रियन ब्रोडी एक्टर हैं, एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस हैं और डायरेक्टर हैं ब्रैडी कॉर्बेट। और ब्रूटलिस्ट मूवी है। ऐसे ही बेस्ट मोशन पिक्चर में म्यूजिकल एंड कॉमेडी में है एमिलिया पेरेज, और ऑल ओवर मूवी भी यही अच्छी रही है 4 अवार्ड के साथ। बेस्ट एक्ट्रेस हैं इसमें म्यूजिकल एंड कॉमेडी में डेमी मूरे द सब्सटेंस के लिए, और बेस्ट एक्टर म्यूजिकल एंड कॉमेडी के हैं सेबेस्टियन स्टैंस फॉर ए डिफरेंट मैन। इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट बाय पायल कपाड़िया इसमें गई थी, बट अवार्ड इसमें नहीं जीत पाई है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखने की यही है कि इंडियन मूवी ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट बाय पायल कपाड़िया डिड नॉट विन। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना याद रख सकते हो आप। उसके बाद है रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, इतना याद रखना है। इसमें रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट में की बार कौन आए थे? प्रबोव सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। प्रबोव सुबियांतो कहाँ के हैं? है इंडोनेशिया के। और इनको आप पहले भी देख चुके हो पिछली किसी क्लास में कि इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था एज ए 10th मेंबर। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स में। तो ये उसमें भी आपने इसको देखा होगा।
सेकंड क्लास में, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था, सेकंड क्लास में डिस्कस किया था, इन्हीं का चेहरा दिखा के जब ये पुतिन जी और शी जिनपिंग सर के साथ हाथ मिला रहे थे, तो ये उसमें ब्रिक्स के 10th मेंबर हेड हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ये हमने इनको फिर क्या किया, वहाँ पे हमने ज्वाइन कराया और हमने यहाँ इनको चीफ गेस्ट बुला लिया कि भाई अब तुम ब्रिक्स का पार्ट हो गए और ब्रिक्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब एक बार के लिए हमारे रिपब्लिक डे पे भी आके जाओ। तो ये हमारे रिपब्लिक डे पे भी आ गए। ठीक है, थीम इसका है गोल्डन इंडिया एंड डेवलपमेंट, थीम जो रिपब्लिक डे का रहेगा, और वेन्यू है कर्तव्य पथ जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल हुई है 55th जैसलमेर में, निर्मला सीतारमन जी चेयरपर्सन है। टैक्स के रेट डिस्कस हुए हैं, जिसमें पैकेज्ड और लेबल्ड रेडी टू ईट स्नैक्स को 12%, और पॉपकॉर्न जो इस पर काफ़ी फ़नी भी चला था और विवाद भी हुआ था, पॉपकॉर्न जो सिंपल 5%, शुगर पॉपकॉर्न 18%, और फिर कैरमलाइज कुछ करके पॉपकॉर्न थे। ये सब इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई थी कि फिर लोग बोल रहे थे कि पॉपकॉर्न की भी डिफरेंट कैटेगरी बना दी है, तो थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया गया था। बट आप इसमें बस इतना याद रखिएगा कि ये ऐसा कुछ हुआ है जैसलमेर में, जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग हुई है। वैसे तो वन लाइनर के लिए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप देख लीजिएगा, जिस जीएसटी बिल 2026 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको बनाया गया था, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए होता है, और 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आ गया था, और फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी था असम। तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो ये कब आया जीएसटी की स्लेब 5%, 12%, 18% और 28%, ये याद रखिएगा। और फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी आसाम था, और अब की बात जो 55th मीटिंग हुई है वो ये जैसलमेर राजस्थान में, निर्मला सीतारमन जी इसके चेयरपर्सन होते हैं। बस इतना, इससे ज़्यादा इसमें याद रखने का है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये अपनी निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं। इंडिया वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप, ये इंडिया ने जीता है बांग्लादेश को हरा के। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है इसमें। और 6 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये सारी एशिया की हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3, तो श्रीलंका 4, नेपाल, और एक ये हो गया मलेशिया। वेन्यू इसका मलेशिया में ही था, कोलालमपुर। स्टेडियम क्रिकेट ओवल ग्राउंड बेयोमास, देख लेना दोस्तों कैसे प्रोनाउंस होएगा ये, बेयोमास क्रिकेट ओवल ग्राउंड। एशियन क्रिकेट काउंसिल 1983 में बनी है, नेम चेंज हुआ 1993 में, हेडक्वार्टर इसका दुबई में। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1971 में, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और फोकस है शेड लाइट ऑन द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट मार्केट बाय 2023। इसमें वही ज़्यादातर डिस्कस किया है कि एआई का जॉब है वो कितना, एआई कितना जॉब लेगा, और ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा डिस्कस हुई हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 किसने पब्लिश की है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई हेडक्वार्टर पूछ ले तो जिनेवा है। 1971 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ट्रेंड्स इन एआई, रोबोटिक्स एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी आर मोस्ट लाइकली टू ड्राइव बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ये इतना याद रख सकते हो आप कि 86% ऑफ एआई एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़, बिग डाटा, वीआर, एआर, इसको आगे 2030 तक ये इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, और 11% बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री ओवर पावर कर लेगी। शेयर ऑफ द एम्प्लॉय एक्सपेक्टिंग द टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफ़र द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 2025 तक इस तरीके की कुछ स्कीम बनेगी कि भाई 86% तो इस इंडस्ट्री में, 58% इस इंडस्ट्री में, 41% एनर्जी जनरेशन में, 30% न्यू मटेरियल में, ये सब। लेकिन इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, इसमें आप इतना याद रखिएगा कि बाय 2023 द ग्लोबल जॉब मार्केट विल अंडरगो सिग्निफिकेंट अपहेल, 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल एमर्ज एंड काउंटर बैलेंस दी 92 मिलियन जॉब डिस्प्लेसमेंट, यील्डिंग ए नेट गेन ऑफ 78 मिलियन जॉब्स। आप इसमें समझ रहे हो, बस इसका लॉजिक समझिए कि नई जॉब क्रिएट होएंगी 170 मिलियन, ख़त्म होएंगी 92 मिलियन, तो नेट गेन होएगा 78 मिलियन का। हम बोलते हैं ना कि भाई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एआई आ रहा है तो हमारी जॉब ख़त्म हो जाएंगी जॉब, लेकिन ये इनका कहना ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों का कहना ये है कि जॉब ठीक है, मानता हूँ कि 92 बिलियंस ख़त्म हो जाएंगी, बट उसके साथ साथ 170 न्यू जॉब्स क्रिएट होएंगी। वो कुछ लिखा हुआ है कि किस किस सेक्टर में डेवलप हो सकती हैं, तो नेट गेन हमारे पास 78 मिलियन जॉब्स का रहेगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बात है इनका कहने का। अदर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट, कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। मोस्टली तो ग्लोबल जिसके आगे लगा होता है ना, जैसे मैंने छोटा ऑब्जर्व किया, बट इसको रूल मत मानना कि जिसके आगे ग्लोबल लिखा है वो तो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। देखो इसमें याद रखोगे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और एक है एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, और यह है जॉब ऑफ फ्यूचर जॉब ऑफ रिपोर्ट। ये दोनों भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हैं। थोड़ा सा मतलब आप इसमें याद करने के लिए ट्रिक है, बाकी तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट इसका कोई मतलब क्लियर कट रूल नहीं है कि भाई ग्लोबल लिखा होगा तो यही होगा, बट आप याद रखने के लिए बस थोड़ा सा मेमोरी को वो करने के लिए कि भाई ग्लोबल जिसके आगे लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, जिसमें ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और फ्यूचर ऑफ जॉब तो अपने देख लिया है, और एनर्जी ट्रांजिशन एक्स्ट्रा है। ठीक है दोस्तों, अगला है कुछ छोटे छोटे आर्टिकल हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है दोस्तों, जिसमें इंडिया विल होस्ट द समिट एट जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। इतना याद रखना बस इसको। ठीक है दोस्तों, कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव्स के नाम से जानी जा रही है। इसको हम इनॉग्रेट करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, और जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई में ये होगी। ठीक है दोस्तों, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, ये एक इन्फॉर्मेशन इसमें याद रख सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय फिकी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और फिकी की फुल फॉर्म यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि फेडरेशन एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना याद रख सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और फिक्की इसको मिलकर ऑर्गेनाइज कराएंगे वेव्स, वर्ल्ड जियो सेंटर मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। अगला आर्टिकल याद रखिएगा, जेड मोड टनल। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड जेड मोड टनल ऑन जनवरी 2025 जम्मू कश्मीर में। ये शायद हम कर चुके हैं पहले, जब हमने इसको थोड़ा स्टडी किया था। सोनमर्ग गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, 24,000 करोड़ रुपए की अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग की इसकी कॉस्ट रहेगी। बाकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये एसोचैम है। ठीक है, मनीष सिंघल वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल। इसमें इतना याद रख सकते हो कि एसोचैम के अब ये देख लेते हैं कि एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है, बस इतना याद रख सकते हो। और उसके न्यू सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, मनीष सिंघल। और एसोचैम क्या है, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको बार बार रटवा रहा हूँ, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं, जिनका नाम है मनीष सिंघल। ठीक है दोस्तों, एसोचैम का एस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। करंट प्रेसिडेंट संजय नायर। ठीक है, इसका ऐसे याद रख सकते हो कि भाई अभी मनीष सिंघल बने हैं इसके सेक्रेटरी जनरल। 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, करंट प्रेसिडेंट है संजय नायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें, न्यू रेलवे डिवीज़न हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये लिखा हुआ जम्मू कश्मीर अंडर नॉर्दर्न रेलवे जोन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेंट्रल रेलवे मिनिस्ट्री इसको बना रही है। इसमें आप इतना याद रख सकते हो कि टोटल जो जैसे 70 और 69 का थोड़ा डाउट है, तो आप मोस्टली इसमें इतना याद रखिएगा कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करा देता हूँ कि 18th जोन है। वैसे कहीं कहीं 19 मेंशन है, बट 18th फंक्शनल जोन है। ये भी काट दीजिएगा। 18 जोन है और 70 इसके डिवीज़न है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिए। सारे जोन कौन कौन से वो याद रखने की ज़रूरत है नहीं। और इंडिया है 4th आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया इन द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ठीक है, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में इंडिया है आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया। और 18 जोन है, 70 डिवीज़न है। भाई इतना याद रखिए। 19 है वैसे टोटल, लेकिन 18 ऑप्शनल है, तो ऑपरेशनल है। तो एग्जाम में अगर ये आता है तो इसको इतना याद रखिएगा कि ऑपरेशनल के हिसाब से याद रखिएगा कि ऑपरेशनल 18 है
और जम्मू अभी नया डिवीज़न बना है। ठीक है दोस्तों, और हम इसमें डिविजन्स में जाएंगे नहीं, तो डिविजन्स में जैसे इसमें 69 लिखा हुआ है तो 69 में और 70 अगर ऑप्शन आए तो 70 मार देना, और नहीं तो 69 इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये तो हम गोविंदगढ़ रेवा एमपी में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और स्पोर्ट्स अवार्ड में देख लेते हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड में अब की बार अर्जुन अवार्ड, लाइफ टाइम कैटेगरी रिसिपेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और द अवार्ड कब इनिशिएट हुआ। तो हम देख लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड 32 प्लेयर को मिले हैं, जिसमें 17 पैरा एथलीट हैं। ठीक है, 17 पैरा एथलीट हैं, टोटल 32 लोगों को मिले हैं। और जो मेन रिसिपेंट है उनको याद कर लेते हैं कि अनु रानी एथलेटिक्स में, नीतू बॉक्सिंग में, सलीमा टेटे हॉकी में, ये तो मैंने इनको खेलते हुए भी देखा है, बहुत अच्छा खेलती हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी वाले वो हैं जो जेंट्स में है, मतलब मैन में है। और एक हरमनप्रीत जो अपनी कोर है वो क्रिकेटर वाली हैं, वो नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो सरबजीत सिंह शूटिंग में है, सर्वजोत अमन सहरावत ये हमने रेसलिंग में, ये तो मेडल भी जीत के आए थे अपने। और लाइफ टाइम कैटेगरी रिसिपेंट हैं सुचा सिंह एथलेटिक्स में, और मुरलीकांत पैरा स्विमर में, मुरलीकांत पेडिकर। इस पे तो मूवी भी बनाई है, कि देखी है मैंने पूरी मूवी, अच्छी मूवी है, देखना। बहुत ही डेडिकेशन था इनका स्पोर्ट्स के प्रति। तो ये डिफरेंट खेल बदलते हैं, चोट लग जाती है फिर अपना पैरा में आ जाते हैं, पहले नॉर्मल खेलते थे फिर पैरा में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में मनु भाकर शूटिंग में। मनु भाकर जी तो पहली वुमेन बनी है जिन्होंने पहली प्लेयर बनी है जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हरमनप्रीत सिंह हॉकी वाले मेजर ध्यानचंद भी मिला है, और प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक में हाई जंप्स में। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे, 1992 में इनिशिएट हुआ था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है। और इसके फर्स्ट रिसिपेंट जब थे वो विश्वनाथन आनंद जी थे। ठीक है दोस्तों, ये द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोचेज को दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी कोच थे तो कोचेज को दिया जाता है। और कोच में किसको मिला है, सुभाष राणा पैरा शूटिंग, अर्पल्ली देशपांडे शूटिंग, और एस मुरलीधरन बैडमिंटन। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप इसमें। अच्छा है ये, इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भाई द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिले। तो सुभाष राणा, मुरलीधरन और अर्पल्ली देशपांडे। 19th G20 समिट हुई है। ठीक है दोस्तों, और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में फर्स्ट टाइम ब्राज़ील होस्टेड G20 समिट। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ पहले, फिर भी हम कर लेते हैं। मोटो क्या है, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ है। इंडिया में ये समिट 2023 में हेल्ड हुआ था। इसका ट्रोइका बनता है, मतलब 3 कंट्रियों का ट्रोइका बोलते हैं इसको, ट्रोइका बनता है। तो जैसे पहले किसी ने कि उस साल कौन कर रहा है और उससे अगले साल कौन करेगा, तो इंडिया ब्राज़ील वाले ट्रोइका में आता है। ठीक है दोस्तों, और इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इसका मोटो है। और ये ट्रोइका जो मैं बता रहा था आपको, ट्रोइका बनता है जिसमें पहले इंडिया ने किया, फिर अभी ब्राज़ील करा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, ऐसा होता है इसका। 3 कंट्री का ट्रोइका बनता है इंडिया। अभी जैसे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हो रहा है और फिर साउथ अफ्रीका में होगा, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ये आगे वाला भी याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें। तो रशिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट द प्रेसिडेंट पुतिन बट फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव। EU वाज रिप्रेजेंटेड बाय उर्सुला वॉन डर लेयन एंड चार्ल्स माइकल। उर्सुला तो वो भी थी जब हमने इनको वुमेन की उसमें देखा था ना, पावरफुल वाले में, उसमें भी ये इंक्लूडेड थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद AU वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोहम्मद कुल्द गजावनी। ठीक है, AU अफ्रीकन यूनियन, ये फर्स्ट टाइम इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी हमने इसमें रखा है। ठीक है दोस्तों, ये है फर्स्ट टाइम अफ्रीकन यूनियन वाज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय मोहम्मद कुल्द गजावनी। ब्राज़ील लॉन्च्ड ए ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, लूला डा सिल्वा हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका। जो बताया ना मैंने कि पहले इंडिया ने किया, नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर थे, अब लूला डा सिल्वा हैं, और लूला डा सिल्वा ने इनको ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। देखो आप इधर, ये ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, और फिर अफ्रीका के पास चली जाएगी ये, जिसके जो प्रेसिडेंसी रहेगी वो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के लीडर हैं, उनके पास रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप इतना याद रख सकते हो। ये देख लीजिएगा पिक्चर।
उसके बाद है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये 5 सेकंड के गैप के लिए एक बार हम इसमें थोड़ा सा इस आर्टिकल में मैं कुछ आपके साथ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि G20 के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मुझे अच्छी लग रही है, जो डिस्कस करनी चाहिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, कि 1999 में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, और इसमें 90 प्लस AU प्लस EU ये इसके मेंबर, 19 कंट्रीज़, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन, और 85% ग्लोबल GDP का ये ऑर्गेनाइजेशन में है, और 75% ये लोग ट्रेड, और 22/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं इसके बारे में कि 85% ग्लोबल GDP है, 75% ट्रेड पे कब्जा है, और 2/3 इस पर पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जो इस मतलब अगर लोग में दुनिया में 100 लोग हैं तो 66 लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ में हैं। ठीक है दोस्तों, और अफ्रीकन यूनियन ने पहली बार G20 की मेंबरशिप फुल G20 मेंबर बन के आया है। तो अब कोई पूछे तो आपको G20 का मेंबर कौन है, तो 19 तो कंट्री हैं, फिर एक अफ्रीकन यूनियन है और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना याद रखना था, मैं इसको थोड़ा मिस कर गया था आपको बताने के लिए, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, इसमें थोड़ा याद रखिएगा कि इशू कौन करता है इसको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। ठीक है, जिसमें यही बताया जाता है कि कंट्रीज़ का टॉप बजट किस किस कंट्रीज़ का है, जिसमें फर्स्ट हमारा USA है, और फिर चाइना, इंडिया 4th पे है। और आप एक चीज़ इसमें थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा कि जो USA है रैंक 1, उसके बाद जो 9 कंट्री है रैंक 10 तक, उनका मिला के भी इतना नहीं हो रहा, उसके लगभग USA का है। देखिए आप इसमें भी देखोगे ना, अगर देखो 895 है, फिर 266, 126 और ये 75, और इंडिया से तो और बहुत कम होंगे, तो इन सबको मिला के भी USA का बजट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और एवरेज डिफेंस शेयर इन GDP 1.9% है, और ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग $2.46 ट्रिलियन, जितनी इंडिया की GDP लमसम है अभी, उसके बराबर तो वर्ल्ड का खर्चा इस पे जाता है, डिफेंस पे। ठीक है, इंडिया बीइंग द 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, स्टिल अगर आप देखोगे दुनिया में अगर ये झगड़े कम हो जाएं तो इतनी डिफेंस एक्सपेंडिंग कहीं और चैनलाइज करके यूज की जा सकती है। इंडिया की GDP के बराबर ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग है। देखिए आप, बहुत अच्छा फैक्ट है ये। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये जो इसके बेस पे ये बताते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा अच्छी डिफेंस है, तो USA का फर्स्ट है, रशिया सेकंड है, 3rd पे चाइना है, और 4th पे इंडिया है। और ये जितना कम होता है इंडेक्स उतना ही अच्छा होता है। जैसे इंडिया का 0.11 है, तो USA का 0.10 रह जाएगा, 0.744 है। तो जितना इंडेक्स कम है उतना ही अच्छा वो पावर है। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान स्लिप हो गया है 9th 12th प्लेस पे। मिलिट्री स्ट्रेंथ एड्स इन डिटरेंस एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, ये बोल के डिफेंस एक्सपेंडिंग बढ़ाई जाती है कि डिटरेंस होगा सामने वाले को और कन्फ्लिक्ट इससे बचते हैं, मतलब हथियार रखने से ही हथियार चलने से बचते हैं, ये इनका लॉजिक है। यूक्रेन एंटर्ड इन टॉप 10 डिफेंस स्पेंडर्स, USA और पूरा यूरोप ने इनको एक्सपोर्ट कर दिया है पूरा। और आप ये देखिएगा कि ये कितने फैक्टर्स पे ये लोग करते हैं, 60 फैक्टर्स के आसपास जिस बेस पे ये इंडेक्स निकलता है। और डिफेंस पावर रैंकिंग आती है, जिसमें मैन पावर हो गया, इक्विपमेंट हो गए, फाइनेंस कितना है, तो ये ज्योग्राफी कैसी है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि लॉन्जिविटी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन फैक्टर्स पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, पर ये 60 फैक्टर्स पे, और छोटे छोटे मेन है, मैन पावर, इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब पे इनकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला है ब्राज़ील जॉइन्स OPEC। ब्राज़ील ऑफिशियली जॉइन OPEC प्लस। तो OPEC प्लस क्या है और OPEC क्या है? OPEC में तो, और OPEC प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का कार्टल बना हुआ है, कुछ कंट्रीज़ हैं इसमें, मैं उनको आपको बताऊंगा। और OPEC प्लस में कुछ कंट्रीज़ हैं, तो टोटल मिला के 23 हैं ये, और ये 12 थी पहले और ये भी 12 थी। अब इसमें एक प्लस होके ये 13 हो गई है OPEC प्लस, जिसमें 23rd इनके टोटल मेंबर हो गए हैं, और ब्राज़ील ने इसको ज्वाइन कर लिया है।
ठीक है दोस्तों, इसमें इससे ज़्यादा इसमें याद रखने का ये है कि अच्छा सॉरी दोस्तों, ये 12 और 12 24 हो गया, ये 10 है, और ये 13 करके 23 हो गया, ये 10 है। ओपेक में 10 है, ओपेक प्लस नॉन ओपेक मेंबर। सॉरी दोस्तों, मैं आपको इसको दोबारा बताता हूँ, इसको दोबारा से सुनते हैं कि ये ओपेक प्लस है, कुछ ओपेक के मेंबर हैं, कुछ नॉन ओपेक के मेंबर हैं। ओपेक मेंबर हैं 10, नॉन ओपेक मेंबर हैं 12। इसमें एक ऐड हुआ है ब्राज़ील, जो 13 हो गए। अब टोटल मेंबर ये हो गए 23। तो इसमें इतना याद रख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें याद रखने का हम पढ़ लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनका एक कार्टेल बना हुआ है जिसमें 10 लोग आते हैं, और ये नॉन ओपेक मेंबर इसमें ब्राज़ील ने ज्वाइन कर लिया। और ब्राज़ील भी अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ब्राज़ील रिटेन इंडिपेंडेंस इन प्रोडक्शन डिसीजन, ठीक है, अप्रूव्ड बाय ब्राज़ील नेशनल एनर्जी पॉलिसी काउंसिल। ब्राज़ील इज 7th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, 4% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ब्राज़ील COP30 भी इनका होस्ट करेगा नवंबर 2025 में। ओपेक प्लस फॉर्म्ड इन 2016 और ब्राज़ील बिकम्स द 23 ओपेक। तो थोड़ा बहुत ओपेक के बारे में हम जान लेते हैं कि भाई ओपेक में लमसम ऐसे याद करने के लिए कि भाई कौन कौन से इसमें मेंबर हैं, ठीक है। तो जैसे नॉन ओपेक में रशिया है, अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन रशिया आता है नॉन ओपेक में, रशिया आता है नॉन ओपेक में। इसमें ये फैक्ट याद रखने का है, ठीक है दोस्तों। रशिया, कजाकिस्तान ये नॉन ओपेक के मेंबर हैं, ठीक है। और ओपेक के मेंबर याद करने के लिए थोड़ा सा आप देख सकते हो, फिर भी जितने आपको याद रह जाए उतने याद रखिएगा। अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी, यूएई एंड वेनेजुएला। तो आप इससे याद रख सकते हो, ये वो कंट्रीज हैं सारी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। फिर भी आपको जितना याद रह जाए, नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्राज़ील ने अभी नया ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है, और नॉन ओपेक मेंबर की उसमें ज्वाइन किया है, 10 ओपेक मेंबर हैं, ठीक है दोस्तों। इतना इसमें याद रख सकते हो आप। एक बार थोड़ा जल्दी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट जितने आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है दोस्तों। लास्ट में रिवीजन से थोड़ा दोस्तों हेल्प हो जाता है। एक बार के लिए लास्ट में आपको यह हो जाता है कि कितना पढ़ा है। हम एक बार उसमें मोटा एक बार देख लेते हैं। जैसे आप इसमें याद रखिएगा कि न्यू टाइगर रिजर्व एमपी में अभी 9 हो गए, सॉरी इसको ये रखते हैं, ये वाला रखते हैं। न्यू टाइगर रिजर्व हुआ है एमपी में, 9th हुआ है माधव टाइगर रिजर्व, पहले उसमें 8 थे। लोकेशन जो माधव टाइगर रिजर्व का शिवपुरी एमपी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अरातापानी था, ये 8th एमपी का था, टोटल 57th इंडिया का था, अब टोटल इंडिया में 58 हो गया। अदर टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में थे, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये 56 था। रामगढ़ इंडिया का 52वां था। उसके बाद इंडिया फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ रेवा एमपी, ठीक है दोस्तों। इसमें इतना याद रखना है आपको। उसके बाद रायजाना डायलॉग 10th हुआ है, जिसमें चीफ गेस्ट थे क्रिस्टोफर लुक्सॉन, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और इसको MEA प्लस ORF कराते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन इसको कंडक्ट कराते हैं। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है स्टेट हायर एजुकेशन का, डॉक्टर सुमन केवेरी इसको रिलीज़ किया, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। ये भी अपने आप में एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और 80 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो 80% तक लोग पढ़ते हैं, और एनरोलमेंट रेशो है वो बहुत ही कम है अपना, 26 या 28% के आसपास हमने यहाँ डिस्कस भी किया था। वो एनरोलमेंट रेशो है कि मतलब 100 लोगों में से इतने लोग ही हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, 28 लोग ही जाते हैं। और दिल्ली सबसे लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ GDP खर्च करता है एजुकेशन पे, और जम्मू कश्मीर सबसे हाईएस्ट करता है, ठीक है। थोड़ा ये आयरन नहीं था, फिर भी इसको याद रखना हमें पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और पद्मा अवार्ड में 149 हैं, 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं, और पद्मश्री 113 हैं। ड्यूअल अवार्ड भी स्टेट में 23 वुमेन को भी मिले हैं, सबको तो याद नहीं रख सकते हैं, और 10 फॉरनर्स को मिले हैं। तो मेन इसमें याद रख लीजिएगा, और पद्म विभूषण सारे याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें शारदा सिन्हा, MT वसुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, GS खेयर, DN रेड्डी, कुमुदनी रजनीकांत लखिया, LN सुब्रमण्यम, तो याद रख सकते हो। इसमें फिर मेन ये अजय भट्ट जी हैं, इनको याद रख सकते हो, USA के हैं। डॉक्टर नीरज भल्ला गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इनको याद रख सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। और
तो ज़्यादा इसमें कुछ याद करने का है नहीं। इसमें फिर तियानसिन सेंगली टनल बनी है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल है, चाइना ने बनाई है, नॉर्थ जिंजियांग टू साउथ जिंजियांग को जोड़ेगी। सृजनम क्या है, CSIR निस्ट ने तिरुवनंतपुरम ने इसको बनाया है, एम्स दिल्ली में बनाया है, और ये हमारा इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ट्रिक है जो 10 kg पर डे तक इसको भी ट्रीट कर सकता है। बाद में इसकी कैपेसिटी बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना है कहाँ पे, OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब जो IIT मद्रास ने पार्टनरशिप विद IIT मद्रास डेवलप होगी, जिसकी टोटल लेंथ है 450 मीटर। ये ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारा पहला कदम है, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब हमने बना दी। पहले हमारे पास 410 मीटर की थी, इसमें 40 मीटर का हमने एक्सटेंशन कर दिया है, और जो हमारे पास 410 मीटर थी वो एशिया की लॉन्गेस्ट थी, अब हमारे पास वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट हो गई है। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसमें इतना याद रखना है। और रोंगाली बिहू, माघ बिहू और कटी कंगाली बिहू, ये 3 तरीके के बिहू होते हैं, और तीनों हार्वेस्ट अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल पे ये मनाए जाते हैं। ठीक है, और मोयदम ये 43rd इंडियन हेरिटेज वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुए थे, अहोम डायनेस्टी के बरियल थे तो। और 4th इसमें ऐड मराठा हो गए, ये अपडेटेड कर लेना अपना न्यूज़। फर्स्ट कन्वर्जन लॉ अरुणाचल प्रदेश का, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें। और महाकुंभ मेला इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है, फ़ोनपे एंड ICICI लोम्बार्ड ने, इसमें इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का है नहीं दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, उस इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। LM सिंघवी ने इसको रिकमेंड किया था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना। अब की बार उड़ीसा में हुआ, इतना याद रखना है। चीफ गेस्ट इसके थे क्रिस्टियन कंगलू, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 82nd हुआ है। इंडिया की एक मूवी थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट बाय पायल कपाड़िया, जो अवार्ड नहीं जीती है, बस इसमें इतना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें इतना याद रखना है। और बेस्ट जो मूवी है एमिलिया पेरेज, जिसने 4 अवार्ड जीते हैं, वो याद रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और एक्टर एक्ट्रेस इसमें मैंने बताया, मूवी ब्रूटलिस्ट ड्रामा में, और एमिलिया पेरेज कॉमेडी में। और एमिलिया पेरेज टोटल 4 अवार्ड के साथ पहली अच्छी मूवी है, और नॉर्मल ड्रामा मूवी में ब्रूटलिस्ट मूवी है। ये रिपब्लिक डे पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो प्रभाव सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ब्रिक्स भी ज्वाइन किया था, 2nd क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था कि ये 10th मेंबर अभी ब्रिक्स के बन गए हैं, तो ये इन सर को हमने वहाँ भी देखा था। ठीक है, और GST काउंसिल की 55th मीटिंग हुई है जैसलमेर में, इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, इंडियाज़ वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमने जीत लिया बांग्लादेश को हरा के, अंडर 19 एशिया कप। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों। ठीक है, बस में एक चीज़ और याद रख सकते हो कि AI से हम जो कहते हैं ना कि जॉब खत्म होंगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी जॉब जनरेट होंगी और जितनी खत्म होंगी, उनमें भी जनरेट होने वाली ज़्यादा है, तो नेट गेन हमारा 78 मिलियन जॉब्स का होने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में होगी। ऑर्गेनाइज करेगा इसको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड फिकी। ठीक है दोस्तों, इतना याद रख सकते हो इसमें। और जेड मोड टनल PM मोदी ने इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर में, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी क्लास में, सोनमर्ग गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, एसोचैम के जो अभी नए सेक्रेटरी जनरल जो बने हैं उनका नाम है मनीष सिंगल। एसोसिएशन, ये आप याद रख सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया, इस तरीके का इसका कुछ फॉर्म मैंने आपको बताया भी है। और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और करंट प्रेसिडेंट हैं इसके संजय नायर। ठीक है दोस्तों, न्यू रेलवे डिवीजन है जम्मू कश्मीर में बना है। 69th और 70th में कन्फ्यूजन है, बट आप इसको फिर भी इस इन्फॉर्मेशन को स्किप कर सकते हो। आप टोटली ये याद रख सकते हो कि 80 जोन है और 70 उसके डिवीजन्स हैं इंडियन रेलवे के। ठीक है दोस्तों, वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये आपने पहले भी डिस्कस किया है, गोविंदगढ़ रेवा MP में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड में अर्जुना अवार्ड किसको मिला है, लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड को याद रख सकते हो, मनु भाकर जी को मिला है, जो कि शूटिंग में मिला है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी को मिला है, और प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक हाई जंप्स में मिला है। मनु भाकर जी तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट हैं इंडिया की तरफ से। और अवार्ड 1992 में इनिशिएट हुआ था ये मेजर ध्यानचंद, जब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, इसको बाद में रीनेम कर दिया 21 में, और इसके फर्स्ट रिसिपिएंट थे विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, सुभाष राणा, अर्पली देशपांडे एंड मुरलीधरन इसके रिसिपिएंट हैं। G20 समिट हुआ है रियो डी जेनेरियो में, इसमें ट्रॉय का बनता है, पहले इंडिया में हुआ, अभी ब्राज़ील में, और नेक्स्ट जो होगा इसका साउथ अफ्रीका में होगा। और साउथ अफ्रीका के लिए इसकी प्रेसिडेंसी लुला डी सिल्वा ने हैंड ओवर कर दिया है सिरिल रामाफोसा को, साउथ अफ्रीका के। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बताती है डिफेंस की रैंकिंग कि डिफेंस पावर कौन सी कितनी ज़्यादा है। इसमें जितना इंडेक्स कम होता है वैल्यू इंडेक्स की, उतना ही ज़्यादा पावर होता है। जैसे USA का सबसे इंडेक्स कम है, तो सबसे ज़्यादा डिफेंस पावर यही है। और डिफेंस एक्सपेंडिचर USA का सबसे ज़्यादा है, इंडिया 4th नंबर पे $75 बिलियन के साथ।
ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान 9 से 12 पे स्किप हो गया है, यूक्रेन टॉप 10 में आ गया है। ब्रिक्स ज्वाइन ओपेक प्लस, जिसमें ओपेक प्लस में 23 मेंबर हो गए हैं अभी, 10 ओपेक के और 13 नॉन ओपेक मेंबर। नॉन ओपेक में रशिया, कजाकिस्तान और अभी ये ब्राज़ील ने भी ज्वाइन कर लिया। ब्राज़ील 4% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करता है। ओपेक के मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, 10 मेंबर हैं। आप एक बार इसके छोटे छोटे ध्यान से पढ़ सकते हो कि भाई इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, अल्जीरिया, कोंगो, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, ये सब इन नाम को याद कर सकते हो जितने आपसे याद हो जाएं। और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर 55 मिनट्स का ही हुआ, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ठीक है। अब धीरे धीरे इनका हम स्पीड बढ़ाएंगे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की, और आपको जल्द से जल्द सारे अप्रैल तक के न्यूज़ मिल जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना फैला सको उतना फैलाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहे और मैं बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिमांड पे भी लेक्चर्स बनाऊं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।